नमस्कार। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12th में प्रकाश का अपवर्तन, उसमें हमने प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाया, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम समझाए। फिर इसमें एक राशि, भौतिक राशि आती थी अपवर्तनांक, उसको समझाया। और ये हमने बताया कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जो किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है, कि दूसरे माध्यम वाली किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण, पहले माध्यम वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण। तो जो अपवर्तित किरण होती है वो अवलंब की ओर झुक जाती है। इसका उल्टा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अवलंब से दूर हट जाती है। इसी बात को लेकर के एक नई घटना हमारे सामने आई है, उसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक भौतिक राशि आती है क्रांतिक कोण। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वही है क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वास्तव में पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक अपवर्तन की ही घटना है जो एक विशेष स्थिति में पैदा होती है। तो देखिए, जो हमने आपको अभी बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम। तो जब भी कोई किरण जाएगी तो ये अवलंब से दूर हट जाएगी, ये दूर हट जाएगी, यूँ चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण छोटा होगा आर से छोटा होगा। अब ये सघन माध्यम है, हमने क्या किया कि आपतन कोण को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनका अनुपात निश्चित होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये नियतांक होते हैं, नियतांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई समानुपाती साइन आर, इसका मतलब ये होगा आई समानुपाती आर। इसका मतलब है कि अगर हम आई को इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज होगा। अब हमने आई को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एक स्थिति ऐसी आती है कि आर का मान 90 अंश हो जाता है। ये देखिए, आर का मान 90 अंश हो जाता है। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो इसमें ये जो कोण है वो 90 अंश का हो जाता है। और उस स्थिति में जो हमारा आपतन कोण होता है वो IC क्रांतिक कोण के बराबर होता है। इसको हम कुछ बुक्स में C से भी प्रदर्शित किया, चाहे कैसे भी कह लीजिए। और R बराबर हमारा कैसे हो जाता है 90 अंश। ये तभी संभव है जब पहला माध्यम हमारा सघन हो, दूसरा माध्यम हमारा विरल हो। ये संभव ही नहीं हो सकता है कि पहला माध्यम विरल हो, दूसरा माध्यम सघन हो, तो ये स्थिति नहीं पैदा हो सकती, क्योंकि हमारा आर का मान अधिक होता है। अब हमने आपतन कोण को इस विशेष कोण, जिसको हम कहेंगे क्रांतिक कोण, से अधिक कर दिया। ये जो आई है वो बड़ा है IC से। तो क्या होगा? तो जो हमारी किरण होगी वो इसी माध्यम में वापस चली जाएगी, सघन और ये विरल। तो ये किरण जो होगी वो इसी माध्यम में वापस चली जाएगी, इस माध्यम में नहीं जाएगी। ये सघन माध्यम है, ये, और ये विरल माध्यम है। तो ये किरण होगी वो इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो देखिए, यहाँ अपवर्तन हो रहा, यहाँ अपवर्तन हो रहा, लेकिन यहाँ पे पूर्ण परावर्तन हो गया। पूर्ण परावर्तन की घटना होगी। अब देखिए, इसी चीज़ को थोड़ा संक्षेप में समझें। संक्षेप में यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अवलंब से दूर हटती है, अर्थात यहाँ पर आपतन कोण का मान कम होता है, आर का मान ज़्यादा होता है। जब हम
आपतन कोण को बढ़ाएंगे, जैसा कि इसमें बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये आर का मान पहले 90 हो जाएगा, आई का मान पहले 90 नहीं होगा, आर का मान पहले 90 हो जाएगा। तो उस स्थिति में इस आपतन कोण को आपतन कोण, वो क्रांतिक कोण कहेंगे, और अपवर्तन जो कोण होगा वो 90 अंश हो जाएगा। जब आपतित किरण, आपतित कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, आपतित कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो उस स्थिति में ये जो किरण होगी वो उसी तरह से पूर्ण माध्यम में परावर्तित हो जाएगी, उसी माध्यम में। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए शर्तें क्या जरूरी हैं? पहली शर्त तो ये है, पहली शर्त यह है कि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। पहली शर्त, किरण सघन से माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हूं, मैं जा रही हूं। दूसरा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, कोण से बड़ा। तो देखिए, अब देखिए इस स्थिति में देखिए क्रांतिक कोण को थोड़ा परिभाषित कर लें। मान लीजिए हमारा ये पानी है और ये हवा, तो हो क्या रहा है यहाँ से, देखिए पहला माध्यम ये है, तो WNA बराबर साइन IC अपॉन साइन R, साइन 90, क्योंकि यहाँ पे I बराबर IC और R बराबर 90, तो ये हो गया WNG बराबर साइन IC अपॉन 1। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन A, 1 अपॉन N ANW बराबर साइन IC, और सिंपली साइन IC बराबर 1 अपॉन N। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसके लिए क्रांतिक कोण कम होगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ लेते हैं, जैसे हमारे प्रकाश के 7 रंग होते हैं, 7 रंगों में इधर देखिए BIB GYOR, इसमें इधर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो वेग बढ़ेगा किसी भी माध्यम में, तो अपवर्तनांक कम होगा, क्योंकि n बराबर होता है C अपॉन V, और जिसके लिए अपवर्तनांक कम होगा उसके लिए क्रांतिक कोण अधिक होगा IC। इसका मतलब ये हुआ कि लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण अधिक होगा, बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। इसको एक बार फिर समझ लो, बैंगनी से लाल रंग की तरफ जाएंगे तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, n बराबर C अपॉन V है, अपवर्तनांक घटेगा, और अपवर्तनांक घटेगा तो हमारा क्रांतिक कोण बढ़ेगा। तो लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे अधिक और बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। अब जब आपतित किरण क्रांतिक कोण से, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है, तो हमारी किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये शर्त है, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। इस पर हमारी कुछ घटनाएं हैं, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का होना। मरीचिका क्या होती है? रेगिस्तान में जब कोई मृग जा रहा होता है तो उसको ये लगता है कि कुछ दूरी पर पानी है, और उसी पानी की ललक में वो भागता जाता है, और लेकिन उसको मरीचिका, वो पानी उसको नहीं दिखाई देता। जैसे हम लोग कभी कभी बस में सफ़र कर रहे होते हैं और गर्मियों के दिनों में हमें ये लगता है कि बहुत दूर हमारी सड़क गीली है, लेकिन वो वास्तव में गीली नहीं होती। जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो सड़क हमें सूखी नज़र आती है, लेकिन दूर से हमें ये देखते हैं कि वो सड़क पे पानी बिछा हुआ है या बरसात हो गई है। तो ये जो कारण है वो हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। उसका कारण क्या होता है कि जो सतह ज़मीन के संपर्क में होती है वो विरल होती है, वो हमारा उसका हवा का घनत्व कम होता है, और जो सतह, जो ऊपर वाली सतह होती है जिसका टेम्परेचर कम होता है, वो हमारी सघन होती है। तो जब कोई किरण सघन माध्यम से आती है तो हटते हटते आपतन कोण बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ये आती है कि आपतन कोण
परावर्तन अपवर्तन कोण जो होता है वो 90 अंश हो जाता है। उसके बाद जब आपतन कोण अब 90 अंश हो जाता है, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो वो उसी में परावर्तित हो जाती है। तो इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये घटना आधारित है, और भी हमारी बहुत सारी घटनाएं हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। अब एक चीज़ और ये आती है, आपने कभी देखा होगा कि अगर हम कोई पानी में कोई सिक्का पड़ा हुआ है तो ये हमें लगता है कि ये पानी का सिक्का कुछ ऊपर नज़र आ रहा है, जबकि वो वास्तव में ज़्यादा गहराई पर होता है, लेकिन वो हमें कम गहराई पर प्रतीत होता है। तो आज हम आपको संबंध बताएंगे, ये भी अपवर्तनांक की अपवर्तन और अपवर्तनांक से संबंधित है कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। ये चीज़ अब आती है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध। देखिए, ये पानी भरा हुआ, मान लीजिए हम पानी ले लेते हैं, यहाँ हवा है, ये पानी भरा हुआ, और यहाँ पे कोई सिक्का रखा हुआ है, ये कोई वस्तु रखी हुई, ये इसकी वास्तविक गहराई है। ओ, यहाँ से जब ये किरण चलेगी, यहाँ अपवर्तन की घटना होगी क्योंकि माध्यम बदल रहा है, आई, इसको थोड़ा नीचे तक ले आते हैं, ये एम, और यहाँ से इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन माध्यम बदल गया, और यहाँ से ये देख, तो अगर हम यहाँ से देखने वाले को ये यहाँ से नज़र आएगी, ओ डैश, तो ये जो यहाँ पे रखी हुई वस्तु है वो यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये आई हो गया, ये हो गया आर, तो ये आर हो गया, इसको भी डॉटेड लाइन से ले लें, तो ये हो गया एम डैश, तो ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक, ये तो आई होगा और ये आर होगा, आर यहाँ से आता है, और ये आई होगा। इस दूरी को हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स, और ये है एच, आभासी गहराई, तो एच है आभासी गहराई, कैपिटल एच वास्तविक गहराई, अब देखिए ये P, अब देखिए त्रिभुज पी एम ओ में, पी एम ओ में, ओ एम अपॉन पी एम बराबर 10 आई, और ये 10 आई हो जाएगा, 10 आई हो जाएगा x अपॉन एच। इसी प्रकार त्रिभुज इसमें देखिए ओ डैश एम डैश पी में, ओ डैश एम डैश पी में 10 आर बराबर ओ डैश एम डैश अपॉन पी एम, और 10 आर ये तो x के बराबर ही होगी, ये तो x अपॉन एच,
ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब देखिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से n बराबर ANW, क्योंकि पहला माध्यम यहाँ पे हमारा पानी है तो यहाँ पे होगा WNA, पानी से हवा में, बराबर साइन I अपॉन साइन R। और देखिए जब हमारे कोण बहुत छोटे होते हैं तो उस चीज़ में साइन I बराबर टेन I। तो इस तरह से ये क्या होगा, WNA बराबर I अपॉन R और WNA बराबर टेन I अपॉन टेन R। और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ANW बराबर, ये टेन I अपॉन R क्या हो जाएगा, X अपॉन H, और ये हो जाएगा X अपॉन H। X से X कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा H अपॉन X कैपिटल, और ANW बराबर H अपॉन H। तो सूत्र एक निकल के आया, क्या सूत्र निकल के आया, अपवर्तनांक n, अपवर्तनांक n बराबर H वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, गहराई। ये चीज़ देखने वाली है यहाँ पे, क्योंकि इसका मान हमेशा 1 से अधिक होगा, इसका मान 1 से अधिक होगा, ANW इज़ ग्रेटर देन 1, तो H अपॉन H इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ कि H इज़ ग्रेटर देन 1, H इज़ ग्रेटर देन H। तो इसकी वास्तविक गहराई अधिक होगी और आभासी गहराई कम होगी, और जो अंतर होगा, ये अंतर, इसको हम ले लेते हैं बाई, ये बाई अंतर जो होगा वो होगा बाई बराबर H माइनस H। तो इस तरह से हमने ये सूत्र निकाल लिया। लेकिन अब ये इसमें एक चीज़ और प्रश्न उठता है कि अगर देखने वाला पानी के अंदर हो और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हो तो क्या होगा, तो उसमें रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे वास्तविक गहराई अधिक है आभासी गहराई से, उस केस में आभासी ऊंचाई, अब यहाँ पे हम लेंगे चूंकि ऊंचाई तो गहराई थी, अब ऊंचाई लेंगे तो वास्तविक ऊंचाई अधिक होगी और वास्तविक ऊंचाई कम होगी और आभासी ऊंचाई अधिक होगी। इसको हम चित्र के द्वारा हम देखिए दिखा रहे हैं और सीधा सा हम सूत्र आपको बता देते हैं। देखिए, अगर देखने वाला सघन माध्यम में बैठा हुआ है और वस्तु है वो हमारे यहाँ पर रखी हुई है और देखने वाला यहाँ पर है, तो देखिए वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो यहाँ से जब कोई भी किरण आएगी इस तरह से, तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी और यहाँ पे देखने वाला बैठा हुआ है, ये सघन माध्यम है। जब ये इसको ये लगेगा, ये यहाँ से आ रहा, ओ डैश से आ रहा, और बस तो यहाँ रखी हुई, तो ये हमारी वास्तविक गहराई होगी, वास्तविक ऊंचाई, और ये आभासी ऊंचाई इस केस में। तो यहाँ पे सूत्र ये लगेगा AN, ये देखिए क्योंकि यहाँ से पहला माध्यम हमारा हवा है तो हम यहाँ लेंगे ANW, जैसे ये पानी भरा हुआ है, पानी इज इक्वल टू H अपॉन कैपिटल H। जब देखने वाला सघन माध्यम हो, इसमें क्या था, देखने वाला विरल माध्यम में था, इसमें देखने वाला सघन माध्यम में होता है, तो ये यहाँ पर बनी होती है। तो इस तरह से वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, वास्तविक ऊंचाई और आभासी ऊंचाई, यहाँ पे क्या होगा, ये अपवर्तनांक बराबर वास्तविक आभासी ऊंचाई बटे वास्तविक ऊंचाई। इस केस में
हमारा एच जो होगा वो बड़ा होगा, कैपिटल एच। तो दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं कुछ इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिनको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इन सूत्रों का वास्तव में हम क्या करा रहे हैं, इनका प्रयोग कराएंगे, इन सूत्रों को जो भी हमने पढ़े। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है, पानी के भरे तालाब में, मैं क्वेश्चन लिखे ले रहा हूँ, पानी के भरे तालाब में मैं पानी के तल से 20 मीटर गहराई पर कोई वस्तु रखी है, उसे ऊर्ध्वाधर दिशा या लंबवत दिशा से देखने पर कितनी ऊंचाई पर, कितनी ऊपर प्रतीत होगी। आभासी कितनी ऊपर प्रतीत होगी, इसका मतलब सीधा सा है कि हमें आभासी ऊंचाई ज्ञात करनी है, उसकी आभासी गहराई ज्ञात करनी है। ये वास्तविक गहराई है, आभासी गहराई ज्ञात करनी है। और पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 1.33 है, या हम ये कह सकते हैं 4/3 है। तो बड़ा सरल सा सवाल है। ये तालाब है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ये यहाँ से 20 मीटर की गहराई पर है, तो ये हो गई एच। ठीक, निश्चित ये यहाँ पर नज़र आएगी, जब ये यहाँ पर नज़र आएगी तो ये हो गई एच, स्मॉल एच। ये हमें निकालना है, ये वास्तविक स्थिति है और ये आभासी। तो सीधा सा है n बराबर h अपॉन कैपिटल H। तो n 4/3 h बटे ये दिया हुआ 20, तो h बराबर 4×20/3 और 1.33/20, तो इसका गुणा करेंगे 2.66 इंटू 20, तो ये हो जाएगा इंटू 10। सर उल्टा हो गया, h अपॉन h आएगा, इसको ऐसे लिखिए h अपॉन h। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इस तरह से 20 4/3 20/h। तो ये 4 से ही कट गया, 5, तो h बराबर 15 मीटर। तो ये 15 मीटर पर प्रतीत होगी, ये 15 मीटर होगी। इसका मतलब ये वो 5 मीटर उठी हुई प्रतीत होगी। h माइनस h बराबर 15, 20 माइनस 15 बराबर
5 मीटर ऊपर, ये 5 मीटर ऊपर प्रतीत होगी। अब इसी तरह से कभी कभी ये आता है कि बहुत सारे माध्यम हो तो हम क्या करेंगे, तो क्या सूत्र लगाएंगे, तो थोड़ा सा तब क्वेश्चन हमारा कठिन हो जाता है। और उस स्थिति में हमारा क्या सूत्र होगा, अगर एक बीकर में या एक तालाब है जिसमें बहुत द्रव भरे हुए हैं लेकिन उनके अपवर्तनांक अलग अलग हैं, उस स्थिति में क्या सूत्र होगा। देखिए अभी हमने आपको ये लिखा था अपवर्तनांक n बराबर h/h। इसका मतलब ये हुआ कि आभासी गहराई बराबर h वास्तविक गहराई बटे n। तो देखिए ये हवा है, ये पहला माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1, गहराई d1, n2 d2, n3 गहराई d3। इस तरह से ये माध्यम, मैंने अभी 3 माध्यम का उदाहरण दिया है। तो देखिए ये तो वास्तविक गहराई हुई ये, ठीक। तो आभासी गहराइयाँ क्या होंगी, आभासी गहराइयाँ होंगी गहराई, आभासी गहराई d1 डैश बराबर d1 अपॉन n1, d2 डैश बराबर d2 अपॉन n2, d3 डैश बराबर d3 अपॉन n3। कुल आभासी गहराई d डैश बराबर d1 अपॉन n1 प्लस d2 अपॉन n2 प्लस d3 अपॉन n3। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम ये भी निकाल सकते हैं कुल तुल्य अपवर्तनांक, तुल्य अपवर्तनांक क्या होगा, n कुल गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक, तो तुल्य गहराई क्या होगी, n तुल्य बराबर कुल गहराई कितनी होगी, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन d1 अपॉन n1 प्लस d2 अपॉन n2 प्लस d3 अपॉन n3। अगर इसी तरह बहुत सारे माध्यम हैं तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, n तुल्य बराबर d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 एंड सो ऑन अपॉन d1 अपॉन n1, d2 अपॉन n2, d3 अपॉन n3, d4 अपॉन n4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से बहुत सारे माध्यम हो तब भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और ले लें इसी तरह से जिससे आपको समझने में क्वेश्चन को अच्छी तरह से रहे और आप अच्छी तरह से कर भी सकें। एक मछली है जो पानी की सतह से 30 मीटर की गहराई पर है। देखिए एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर है, सेंटीमीटर की गहराई पर है। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। इसे ऊर्ध्वाधर, इसे लंबवत
देखने पर कितनी गहराई पर प्रतीत हो। इसी तरह से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। n बराबर h/h, n हो गया 4/3, ये हो गया h हमें निकालना है, दिया हुआ है 30/h', तो h बराबर 90/4 बराबर 45/2 बराबर 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। और अगर हम ये पूछा जाए कि ये वास्तविक गहराई से कितनी ऊंची प्रतीत होगी, मतलब ये पानी के तालाब है, ये और बस तो यहाँ रखी हुई है, ये तो होगी h, ये दिया हुआ 30 और ये यहाँ पे प्रतीत हो रही है, ये दिया है h 22.5। तो ये जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, x बराबर h माइनस h बराबर 22.30 माइनस 22.5 बराबर 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, h बराबर, दूसरा मेथड भी बता रहे हैं, h प्लस एक्स। अब देखिए h का भाग दे दीजिए, h/h प्लस x/h, तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया h/x n प्लस x/h। इसको आप इधर ले आइए तो 1 माइनस, इसको आप इस साइड में ले आएंगे, ये तो 1/n होगा h/x। इसमें हमें करना क्या चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ये 1/n होगा, 1/, तो 1 माइनस 1/n बराबर x/h, तो x बराबर 1 माइनस 1/n इंटू h। इस सूत्र से भी निकल आएगा, देखिए कैसे, x बराबर h कितना है 30, 1 माइनस 1/4/3, तो ये हो गया 30, 1 माइनस 3/4 और 30, और ये हो जाएगा 1/4 और ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम प्रश्नों को निकाल सकते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल्स हम आपको और कराएंगे और इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, फिर इसके बाद हम बताएंगे गोलीय पृष्ठों से कैसे अपवर्तन होगा। अभी तक जो हमारे पृष्ठ था वो समतल था, लेकिन अब हमें ये भी देखना होगा कि गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन कैसे होता है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और आप इससे संबंधित क्वेश्चन भी कर लीजिए, हमने जो शीट दी हुई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जो भी कुछ हमने यहाँ पे पढ़ाया है वो वहाँ पे भी नोट्स में उपलब्ध है। ठीक है, धन्यवाद।